तो आमेर के इतिहास में आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह अब तक हमने क्लियर किया। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आगे हम पढ़ेंगे सवाई राजा जयसिंह। याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह जयसिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं और सवाई राजा जयसिंह जयसिंह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। अल्फाबेटिक अगर इंग्लिश में आप बात करो तो मिर्जा राजा एम और सवाई राजा एस। अल्फाबेटिक इंग्लिश में क्या होता है, एस से एम पहले आता है, यानी प्रथम ये हुए, द्वितीय ये हुए। कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रथम और द्वितीय का। सवाई राजा जयसिंह जी के पिता बिशन सिंह जी थे। 1667 से लेकर 1700 तक का शासनकाल उन्होंने संभाला था। वो पहले राजा थे जिन्होंने आमेर के किले की किलेबंदी करवाई थी। अब जयसिंह जी को सवाई की उपाधि मिली, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या है, जयसिंह जी का रियल नेम यानी प्रारंभिक नाम जयसिंह नहीं था, इनका प्रारंभिक नाम विजय सिंह था। क्या था? विजय सिंह। और इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। हुआ क्या था कि जब विजय सिंह अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गए थे, उस समय औरंगजेब वहां पर थे, तो औरंगजेब के दरबार में गए थे, तो औरंगजेब ने इनके दोनों हाथ पकड़ लिए विजय सिंह के और कहा कि अब बताओ आप क्या करोगे। तो अपनी वाक्पटुता में निपुण होने के कारण विजय सिंह जी ने कहा कि अब तो बादशाह ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे ना औरंगजेब बड़े प्रभावित हुए और उनके मुंह से एक ही बात निकली कि ये तो पहले वाले जयसिंह से भी ज्यादा सवाई है, यानी मिर्जा राजा जयसिंह से भी ज्यादा सवाई। सवाई का मतलब 1/4 ज्यादा है, कम नहीं है। तो उन्होंने सवाई की उपाधि उनको दी थी। तो बाद में क्या हुआ था कि जो विजय सिंह थे इनका नाम जयसिंह रख दिया गया, यानी बड़े पुत्र का नाम जयसिंह रख दिया गया और छोटे का नाम विजय सिंह कर दिया गया, विजय सिंह। और सच में ही सवाई जयसिंह जी बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली और बहुत ही जो राजनीतिक कूटनीतिक प्रश्न होते हैं ना वैसे थे। इन्होंने बहुत सारे रियासतों को एक साथ लिया था, वो मैं आगे आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी के समय में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में। अब होता क्या है कि मुगलों में हमेशा से होता है भी एक शासक मरा नहीं कि उसके पुत्र भाई सब उत्तराधिकारी लड़ाई में भैया तलवार भले लेके शुरू हो जाते हैं, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, यानी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब मरा नहीं कि यहाँ पे इनका उत्तराधिकारी युद्ध शुरू। अब उत्तराधिकारी युद्ध शुरू तो भैया आपस में लड़ रहे हैं। एक तो हुआ था इनका जज्जाऊ का युद्ध। अब ये जज्जाऊ भी है और इसको कोई जाजाऊ भी कहता है, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही है। अब ये जो युद्ध, ये पहले ये क्लियर करो, जज्जाऊ है ये आगरा में है। कई बार आ जाते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें एक आजम और मुअज्जम, ये मुअज्जम ये है बहादुर शाह प्रथम, इनका नाम बाद में जैसे सलीम का बाद में जहांगीर हो गया था वैसे इनका बहादुर शाह वर्सेस मुअज्जम। अब हुआ क्या कि जो ये आजम है ना, इनकी तरफ तो थे सवाई जयसिंह, क्योंकि सवाई जयसिंह जी एक बार दक्षिण अभियान पे थे तो वहीं पर आजम भी थे, तो इनके बीच में क्या निकटता बढ़ गई थी, तो दोस्ती वोस्ती थोड़ी हो गई थी। तो ये आजम की तरफ हो गए सवाई राजा जयसिंह जी और मुअज्जम की तरफ थे इन्हीं जयसिंह जी के भाई विजय सिंह। छोटे भाई का नाम जयसिंह से बदल के विजय सिंह किया था, मैंने आपको बताया। इनके भाई विजय सिंह इनकी तरफ थे। अब क्या था, बहादुर शाह भैया बहुत शातिर था और शक्तिशाली था, ये जीत गया, इसकी विजय हो गई, मुअज्जम की विजय हो गई। मुअज्जम ने सबसे पहले क्या किया, अभी हिसाब किताब लगाया कौन मेरे साथ था कौन मेरे विरुद्ध था। तो उसने विजय सिंह से पूछा, ये विजय अपने साथ कौन था, सर विजय सिंह से नहीं, अपने एक सामंत से सरदार से पूछा भी अपने साथ कौन था और अपने विरोध में कौन था। तो उन्होंने बताया कि जो आमेर के विजय सिंह से सवाई राजा जयसिंह के छोटे भाई वो तो थे हमारी तरफ और सवाई राजा जयसिंह थे आजम की तरफ थे। तो सबसे पहले क्या किया, बहादुर शाह ने आकर आमेर पर अपना आधिपत्य जमाया और वहां पर विजय सिंह को राजा बना दिया, विजय सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया और इनको क्या कर दिया, सवाई राजा जयसिंह जी को आमेर से निकाल दिया। सवाई राजा इधर, अब मैंने आपको देवारी समझौता मेवाड़ में पढ़वाया था, इधर से तो घर बार से बाहर कर दिया सवाई राजा जयसिंह को। उधर जोधपुर से अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था उस साइड, तो अजीत सिंह जी वहां से जोधपुर से वो बेगर थे,
अब इन दोनों ने भाई एकता कर ली, अजीत सिंह और जय सिंह, सवाई जय सिंह जी ने। तो इन्होंने तो एकता कर लिया। अब ये दोनों सोचते थे कि हमारे साथ एक पावर होनी चाहिए जिससे हम क्या है, जहां इसके साथ बहादुर शाह के साथ लड़ सके। अब वो पावर कौन सी थी? राजस्थान की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत थी मेवाड़, और उस मेवाड़ पर उस समय राजपाट कर रहे थे महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय। तो ये दोनों उनके पास चले गए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय जी के पास चले गए। तब इनका हुआ था देवारी समझौता। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको समझ आ जाएगा। देवारी समझौता ये किनके बीच में हुआ था? रिपीट करो भी, पीछे पीछे बोलियो। मेवाड़ के तो कौन थे? अमर सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह सेकंड। और इधर अपने मारवाड़ के कौन थे? अजीत सिंह जी, वीर दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह जी। और इधर आमेर से यानी जयपुर से अपने कौन थे? सवाई राजा जय सिंह। अब अमर सिंह जी ने यही कहा कि मैं मदद करूंगा, आमेर राजा जय सिंह जी को दिलवा दूंगा और मारवाड़ जोधपुर अजीत सिंह को दिलवा दूंगा, मुझे क्या बेनिफिट। तो इन्होंने एक शर्त रखी, अमर सिंह द्वितीय जी ने भी। इनकी बहन थी चंद्र कंवर, चंद्र कंवर, चंद्र कंवर का इन्होंने विवाह कहा कि सवाई राजा जय सिंह के साथ होगा, और जो आगे जाकर इनकी जो संतान होगी चंद्र कंवर की, वो उत्तराधिकारी बनेंगे। वो कहते ठीक है भाई, कर लेंगे हम, ऐसा ही होगा भी। आपकी बहन से जो पुत्र प्राप्ति होगी वही अगले राजा बनेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे। हो गया, रण शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। सभी तीनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर बहादुर शाह के खिलाफ लड़ते हैं। अजीत सिंह को मारवाड़ मिल जाता है। एक और युद्ध होता है इनका, सांबर का युद्ध, सांबर का युद्ध 1709 में। इसमें क्या है कि अजीत सिंह और जय सिंह जी अपनी सेनाएं लेकर जाते हैं और सांबर पर अपनी विजय प्राप्ति करते हैं, और सांबर पर इनका मिला जुला आधिपत्य हो जाता है। यानी मारवाड़ और ये आमेर, जोधपुर और जयपुर की रियासतों का मिला जुला आधिपत्य होता है सांबर पर। बल्कि आगे जाके जब अंग्रेजों ने इन पर सांबर पर अपना आधिपत्य दिया था और नमक निकालने के लिए ये झील ली थी सांबर की, तब इससे जो भी इनकम आती थी वो दोनों को बराबर में दी जाती, यानी जयपुर और जोधपुर का बराबर की हिस्सेदारी सांबर पर थी। तो ये तो था सांबर का युद्ध। इसके बाद सवाई जय सिंह जी का जो एक बूंदी विवाद भी और भरतपुर विवाद भी था। तो इसमें हम सबसे पहले क्लियर करते हैं बूंदी विवाद को। वैसे तो आगे हम जब बूंदी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें भी पढ़ना जरूरी है। तो बूंदी विवाद में क्या होता है कि सवाई राजा जय सिंह की बहन थी अमर कुमरी। क्या नाम था? अमर कुमरी। ध्यान से सुनना, इसको स्किप कर दिया तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अमर कुमरी का विवाह होता है बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से। किन से? बुद्ध सिंह से। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह। होता ये है कि ये निसंतान होते हैं, अमर कुमरी की कोई संतान नहीं होती। तो अब बूंदी का अगला राजा बनाना है, तो राजा सवाई राज जय सिंह जी के कहने पर ये करवड़ के जागीरदार होते हैं। एक करवड़ के जागीरदार थे सलीम खां, और इनके पुत्र थे दलेल खां। इनको बूंदी का राजा बना देते हैं, बूंदी का शासक बना देते हैं, बूंदी का राजा। और प्लस जय सिंह जी एक काम और करते हैं, वो दलेर खां के साथ अपनी बहन कृष्णा कुमारी का विवाह कर देते हैं। बहन कृष्णा कंवर का विवाह कर देते हैं। अब वो जवाई बन गया, इनको भी हमारा जवाई बूंदी का राजा हो गया। लेकिन बाद में होता क्या है, जब भगवान की कृपा होनी हो तो अमर कुंवरी जी के पुत्र हो जाता है उमेद खान, उमेद सिंह। ये पुत्र हो गया भाई। अब भाई वो माँ है, माँ को तो ये भी
जब मेरे पति इस बूंदी के राजा थे तो मेरा पुत्र होना चाहिए उमेर सिंह अगला राजा। तो अब इसमें क्या है, अमर कुंवरी ने एक विचार बनाया, एक प्लान बनाया। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि मराठाओं ने राजस्थान में सबसे पहले एंट्री बूंदी से ली थी। वो कैसे ली थी? अमर कुंवरी ने मल्हार राव, मराठाओं के जो करता धरता थे, मल्हार राव होलकर, इनको चिट्ठी लिखी और कहा कि आप मेरी मदद कीजिए और यहां आकर इस जो भी ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कीजिए, मेरे ये राजपाट हमें दिलाइए, इसके बदले में आपको 6 लाख रुपए दूंगी। 6 लाख रुपए देने का वादा किया, 6 लाख रुपए का। उस समय बहुत बड़ी रकम भी थी भाई, 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, आज भी बहुत बड़ी है वैसे तो। मल्हार राव होलकर जी सिंधिया के साथ आए और सिंधिया, इन दोनों ने आकर बूंदी पर आक्रमण किया और उमेर सिंह तो अभी छोटे थे, बुद्ध सिंह जी को वहां का राजा दोबारा बनाया और सलीम खां को गिरफ्तार करके ले गए और दलेल खां को राजगद्दी से हटा दिया। जैसे ही मराठा बूंदी से वापस गए तब जयपुर की सेना ने दलेल खां को दोबारा वहां का राजा बनाया और सलीम खां को 2 लाख रुपए देकर मराठाओं से छुड़वाया था। 2 लाख रुपए देकर मराठाओं से छुड़वाया था और दलेर खां को दोबारा बूंदी का राजा बना दिया था। बूंदी के बाद हम भरतपुर विवाद के बारे में चर्चा करते हैं। भरतपुर विवाद में क्या था कि जब सवाई राजा जयसिंह जी जयपुर के राजा थे, उस समय पर क्या था कि जयपुर के आसपास के एरिया में जाटों का जो प्रभाव प्रबल था और जो जाटों के मुखिया थे वो थे चूड़ामन जी। कौन थे? चूड़ामन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सवाई राजा जयसिंह जी ने 7 मुगल शासकों के कार्यकाल में काम किया था, तो 7 में से फर्रुखशियर जब राजा थे, शासक थे, उस समय क्या हुआ था, फर्रुखशियर के शासन काल में चूड़ामन को थून के किले में इन्होंने घेरा था जयसिंह जी ने और संधि के लिए मजबूर किया था। 1722 में क्या होता है, चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर इनके युद्ध छिड़ जाता है गद्दी के लिए और उनमें मोक्कल और बदन सिंह के बीच में। तो ये जब विद्रोह गर्म हो रहा होता है तब क्या होता है कि उस समय मोहम्मद शाह रंगीला, ये उनका शासन होता है। मोहम्मद शाह रंगीला तो कुछ ज्यादा ही रंगीले थे, जैसे नाम था वैसा काम था, कई बार तो बिना कपड़ों के दरबार में पधार जाते थे। तो इसके विद्रोह से वो डर गए थे। वो तो उन्होंने सवाई राजा जयसिंह को कहा कि भाई तू जा अपने एरिया में इस विद्रोह को दबा, बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है माहौल, इसको ठंडा करके आ। तो सवाई राजा जयसिंह जी जाते हैं, मोहक्कल उस समय विद्रोह पर होता है जाटों के साथ। ये बदन सिंह को भरतपुर की जागीर देते हैं, डीग की, और इसे ब्रजराज की उपाधि भी देते हैं, प्लस राजा की उपाधि भी देते हैं। इस बात से क्या है कि बदन सिंह बहुत खुश हो जाता है, कहते ये तू ये रियासत ले ले, ये जागीर ले ले, बस इतनी है, ठीक है, मुगलों से क्यों पंगा लेना है। तो वो इसको ये जागीर दे देते हैं और इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला सवाई राजा जयसिंह को राजधीराज की उपाधि देते हैं। राजधीराज सवाई जयसिंह जी की उपाधि देते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको इनका मालवा का बताती हूँ। मालवा का ये थोड़ा ध्यान, अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, कंटिन्यू नहीं रखा तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब जयसिंह और मालवा, जयसिंह जी मालवा पर 3 बार सूबेदार बने थे, याद रखना भाई, सूबेदारी 3 बार इन्होंने मालवा की सूबेदारी संभाली थी, 3 बार। एक बार तो फर्रुखशियर के समय, बाद में 1730-31 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो सवाई राजा जयसिंह जी ने मालवा पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, लेकिन मराठाओं को मालवा चाहिए था। तो इसके फलस्वरूप जो कंटिन्यू युद्ध हुए थे, वो पहला हुआ था 1715 ईस्वी में। 1713-14 में मैंने आपको बताया था फर्रुखशियर के समय में सवाई राजा जयसिंह जी मालवा के सूबेदार थे। सवाई राजा जयसिंह जी 3 बार मालवा के सूबेदार बने थे। तो 1715 में पिलसुत का युद्ध हुआ। ये हुआ था मल्हार राव होलकर और जयसिंह जी के बीच। इसमें क्या हुआ, जयसिंह जी विजयी हुए।
विजयी हुए। दूसरा युद्ध मालवा को लेकर 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ था एमपी में। ये मराठा और सवाई राजा जयसिंह जी के बीच में हुआ था, राजा जयसिंह जी। और इसमें क्या हुआ, जयसिंह जी हार गए थे और मराठा विजय हुए थे, मराठा विजयी हुए थे। अब सवाई राजा जयसिंह जी को ये था कि अब वो हालात नहीं रहे कि मराठाओं को हम हराकर अपना आधिपत्य रखें, क्योंकि उस समय पेशवा बाजीराव जी का राज था और जिन्होंने कसम खाई थी कि अटक से लेकर कटक तक सिर्फ मराठाओं का साम्राज्य होगा। इतने शक्तिशाली शासक थे मराठाओं के वो। तो उस समय राजा जयसिंह जी ने सोचा कि क्यों ना राजस्थान की जितने भी रियासतें हैं उनके राजाओं को इकट्ठा किया जाए और मराठाओं के खिलाफ एक समुदाय बनाया जाए। तो इन्होंने 1734 ईस्वी में हुड़ा सम्मेलन, ये मैंने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री में करवाया है, जिनकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी और ये शुरू राजा जयसिंह जी ने ही करवाया था। हुड़ा सम्मेलन में राजस्थान की रियासत के अलग अलग राजा आए थे और सब ने एक कसम खाई थी कि हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम मैत्री संबंध रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हमारे भी दुश्मन होंगे, एक का कोई दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, एक पर कोई आक्रमण करेगा तो हम सब उस पर हमला करने जाएंगे। और उस समय वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में, कहां पर, रामपुरा के मैदान में मराठाओं के खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे। और वही बात, हर एक राजा की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा आगे आ जाती है। कोई भी एक झंडे के नीचे रह के तो लड़ने में मंजूर, किसी और के झंडे के नीचे रह के तो लड़ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, रामपुरा में युद्ध हुआ जरूर, ऐसा नहीं हुआ नहीं, हुआ जरूर था, सबने अपनी सेनाएं भेजी थी, लेकिन यहाँ पर भी मराठाओं की जीत हुई थी और जो राजपूत थे वो हारे थे। मराठाओं की विजय। एक 1741 ईस्वी में गंगवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये जोधपुर के अभय सिंह और जयसिंह जी के बीच में हुआ था, जयसिंह वर्सेस अभय सिंह। और इसमें जयसिंह जी का साथ बीकानेर के जोरावर सिंह ने दिया था। ये मेवाड़ की हिस्ट्री में करवा चुके हैं, सॉरी जोधपुर की हिस्ट्री में पहले करवा चुकी हूं मैं आपको। बीकानेर के जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। 1741 ईस्वी में ये धौलपुर का समझौता होता है। अगर धौलपुर का समझौता क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। धौलपुर का, पहले इसको इरेज कर देते हैं। धौलपुर का समझौता, इसमें होता क्या है कि धौलपुर के समझौते में जो सवाई राजा जयसिंह जी होते हैं वो मोहम्मद शाह रंगीला को कहते हैं कि सर देखो, बात ये है कि मराठाओं की शक्ति बहुत प्रबल है। पेशवा बाजीराव जी की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे बालाजी बाजीराव अगले राजा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मराठा अपनी बातों के पक्के हैं, वो तो पीछे छोड़ेंगे नहीं, मालवा लेके रहेंगे। इससे अच्छा है मराठाओं से हम संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, मालवा उन्हें दे देते हैं, वो हमारा पीछे छोड़ देंगे। तो इस बात पर धौलपुर का समझौता होता है 1741 ईस्वी में, और जो मालवा है वो मराठाओं को दे दिया जाता है, मालवा मराठाओं को दिया जाता है। मालवा मराठाओं को दे दिया जाता है और मराठा दोबारा मालवा पर हमला करने या जयपुर पर आक्रमण नहीं करते हैं। ज्यादातर राजाओं का जिनका हमने पढ़ा है, जो शक्तिशाली होते हैं, जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोच के होते हैं, वो उनका सांस्कृतिक और जो सामाजिक कार्यों में रुचि कम होती है। लेकिन सवाई राजा जयसिंह जी के समय में ये बिल्कुल उल्टा है। सवाई राजा जयसिंह जी ने काफी सामाजिक कार्य भी करवाए, जिसमें प्रथम था सती प्रथा पे रोक। सती प्रथा पे रोक। बात करने को हम बड़ी बड़ी कर देते हैं कि बाद में सती प्रथा किसने रोकी, इन्होंने कोशिश नहीं की, नियंत्रण नहीं हुआ, या ये चीजें बातों में नहीं आई। आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। एक आपको और बता दी, इन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगवाई थी, बाल विवाह पर रोक। कहते हैं कि जो इंसान एक स्टेप उठा लेता है तो वो जो एक स्टेप होता है वो क्रांति बन जाती है। बाल विवाह की जहां रोकने की बात आती है तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जो एरियाज हमारे नोटिस में नहीं है
वहां पर ये चीजें हो रही है, बाल विवाह भी हो रहा है, सती प्रथा भी हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन इनको रोकने के लिए किसी ने नियंत्रण करने के लिए किसी ने अगर कदम उठाया था, वो सवाई राजा जय सिंह जी थे। एक था कि ग्रस्त जो साधु संत होते हैं, इनके ग्रस्त जीवन के लिए इन्होंने इनको प्रोत्साहित किया। साधु संतों को कहा भी चलो साधु तो बन गए भैया, वो माया तो त्याग दे, शादी तो कर लो। साधु संतों की ग्रस्त जीवन को प्रोत्साहन दिया और इनके लिए इन्होंने एक नगर भी बसाया था विरागियों के लिए, विरागपुर। विरागपुर ये इन्होंने नगर बसाया था। और विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इसको भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। पुनर्विवाह, जब सती प्रथा रोक दी तो विधवाएं रहेगी, अब विधवा का पुनर्विवाह इन्होंने कहा भी होना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री का जीवन खत्म नहीं हो जाता। क्या ऐसा नहीं होता जब एक स्त्री मर जाती है तो एक पुरुष की भी तो शादी हो ही जाती है, तो पुरुष मरने के बाद स्त्री को इतनी बड़ी सजा क्यों दी जाती है? तो पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया था, विधवा पुनर्विवाह पर। अंतरजातीय विवाह को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। अलग अलग जाति में अगर विवाह होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवाह ही है, हर इंसान ही है, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। प्लस इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, अभी ब्राह्मणों के अंदर जो भेदभाव था ना, वो खत्म किया था। ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मणों के भेदभाव को खत्म किया था। हुआ क्या था, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया कुशवाहा यानी कछवाहा वंश है, राम जी के वंशज है, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये तो वैसे आपको सबको पता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से जाता है उन राज्यों पर उनका आधिपत्य हो जाता है, जिस राजा ने यज्ञ करवाया होता है। और जो घोड़ा रोक लेता है, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा रोक लेता है, उस राज्य की सेना को या उस व्यक्ति को राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। ये अश्वमेध यज्ञ था। यहाँ पर ब्राह्मण बिठाए गए थे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मणों में मतभेद हो गया। वो कहता इसने 2 वेद पढ़े, मैं 3, मैं तो अलग अलग वेद वाले हैं, हम सब इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकती। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं होता, आप सबको इकट्ठे बैठ के यज्ञ करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को इकट्ठा बिठा के उसने यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये कब हुआ था? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ करने के बाद क्या हुआ, सवाई राजा जय सिंह जी ने घोड़ा छोड़ना था। अब घोड़ा छोड़ना था तो वहां के जो सामंत सरदार थे जयपुर के, वो कहने लगे सर आप अगर राजा जी अगर आप घोड़ा छोड़ दोगे तो पंगा हो जाएगा। वो कहते कैसे? क्या उधर तो जोधपुर वाला अभय सिंह बैठा है और इधर मेवाड़ वाले जगत सिंह बैठे हैं, तो आप लड़ोगे किसके साथ? अगर राजस्थान की रियासतें आपस में लड़े, हम तो मराठाओं के विरुद्ध प्लान बना रहे, आप तो आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे। तो कहते भैया ऐसा तो मर्यादा नहीं कंप्लीट होगी, अब घोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा घोड़ा छोड़ने का एक तरीका है कि जयपुर के चारों तरफ दरवाजे, अलग अलग पोल है, चंद्र पोल हो गए, अजमेर गेट हो गया, ये अजमेरी गेट हो गया, ये सारे अलग अलग दरवाजे हैं अजमेर सॉरी जयपुर के। तो ये दरवाजे बंद कर दो और घोड़ा छोड़ दो। कहते ठीक है भाई। उन्होंने दरवाजे बंद करके घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा भागे, अब दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा बंद, फिर वो मुड़ जाए, फिर दरवाजा बंद, फिर मुड़ जाए, यानी वो एक राज्य में घूम रहा था जयपुर में। अब जाए भी कहाँ बेचारा घोड़ा। अब पीछे से अपनी पूरी सेना, हाथी घोड़े लेकर राजा जय सिंह जी जा रहे हैं। तो उन्होंने राजा जय सिंह जी ने के जो पीछे गार देते आ रहे थे भी जिसमें हिम्मत है वो घोड़ा रोक के दिखा दो। उसी में से एक सेनापति थे दीप सिंह कुंभाणी। अब सेनापति दीप सिंह कुंभाणी का खून अंदर से खोल रहा है भी कुश वंश के हम, राम जी के वंश के हम वंशज हैं और अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। भी घोड़ा बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, पकड़े कौन की किसी में हिम्मत। ऊपर से बोल हो रहे हैं भी जिसमें हिम्मत है भी घोड़ा रोक के दिखाओ। यहाँ कौन घोड़ा रोकेगा? जयपुर में अपने ही राज्य में कौन घोड़ा रोकेगा? तो जैसे भी दीप सिंह कुंभाणी जी के हवेली के पास जब वो घोड़ा पहुंचा, दीप सिंह कुंभाणी ने घोड़ा पकड़ा और अंदर ले गए। तो बाकी के जो पीछे के थे वो कहते दीप सिंह आप इस घोड़े को लेके कहा जा रहा है, ये तो अश्वमेध यज्ञ, इसको छोड़ो, आगे भी काबू में लेंगे। कहते आप ही तो कह रहे जिसमें हिम्मत है वो काबू करके दिखाए, मैंने तो कर लिया काबू, आ जाओ। कहते तेरे 20-25 आदमी है घर में, मारे जाएंगे सारे।
तो कहते जब मैंने पकड़ ही लिया घोड़ा, मैंने युद्ध करने, इसका मतलब यही है मैं घोड़ा इसलिए पकड़ा है ना, युद्ध करने के लिए तैयार हूं तो मैं युद्ध करूंगा। तो भी जय सिंह जी से साथ लड़ते हुए दीप सिंह कुंभाणी के परिवार खत्म हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा रह जाती है। दीप सिंह कुंभाणी को जब कहा जाता है कि तू ये करके साबित क्या करना चाहता है, कौन तुझे देखेगा, कौन याद करेगा, तो उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि अश्वमेध यज्ञ की उल्लंघना दीप सिंह कुंभाणी ने नहीं करने दी। और वही बात है भी आज हम 2023 में भी ये चीज पढ़ रहे हैं कि दीप सिंह कुंभाणी ने अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा रखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सवाई राजा जयसिंह जी की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने उस समय भी हमें वो चीजें दी थी जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। राजस्थान को इन्होंने सबसे बड़ी देन दी थी जयपुर नगर। जयपुर नगर वो नगर जिसका नाम सुनते ही पिंक सिटी का नाम पहले हमारी जुबान पर आते हैं। भारत का सबसे सुनियोजित नगर जयपुर है, जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में सवाई राजा जयसिंह जी ने की थी। पहले यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था, राजा यहाँ पर शिकार करने आते थे, शिकार करने के लिए ओनली आते थे। तो वहां पर एक मचान बनाई हुई थी, मचान के बीच में एक तालाब भी होता था। जब वहां पे तालाब पानी पीने आते थे कोई भी जानवर तो उनका शिकार किया जाता था। लेकिन वहां पर महाराजा जयसिंह जी ने सवाई राजा जयसिंह जी ने जयपुर नगर का निर्माण किया और ये 9 वर्ग पे बना हुआ है, यानी समकोण पर इनकी सड़कें काटती है। सोच नहीं सकते भी आज से 350 साल पहले कोई बंदा ये सोच सकता था कि इतनी चौड़ी सड़कों की जरूरत हमें पड़ सकती है, जिसपे हम 2 गाड़ियां इक्वल एरिया पे चला सकते हैं। इतनी बड़ी मास्टरमाइंड बनते थे भाई पूरे, और ये ग्रह नक्षत्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसीलिए तो 9 चौकड़ियों पर जयपुर बनवाया था, नहीं तो इतना बंदा कहाँ सोचते हैं। लेकिन सेंटर में सबसे पहले इन्होंने बनाया था वो था बादल महल। कौन सा महल? बादल महल का निर्माण करवाया था, सबसे पहले इन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था। मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना कि किस समिति के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ, 1949 में जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था तब जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया था, और किस समिति के तहत बनाया गया था ये जरूर बताना। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सवाई राजा जयसिंह जी ने भारत को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, बहुत सारी उपलब्धियां दी थी, क्योंकि उनका समय विज्ञान परिज्ञान का था। उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था, जिसमें से थी दिल्ली की वेधशाला, ये सबसे प्राचीन वेधशाला है, प्राचीन वेधशाला। और दूसरी थी जयपुर की वेधशाला, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। यहाँ पर जो यंत्र है उसकी जो ऊंचाई है वो 90 फीट है, और जो इसकी लंबाई है वो 147 फीट है। और यहाँ पर जो लंबाई नापने वाला यंत्र रखा गया है उसका नाम है राम यंत्र। राम यंत्र। जयपुर वेधशाला को जंतर मंत्र भी कहा जाता है, जंतर मंत्र। एक बात तो याद रखना, 1725 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह जी ने नक्षत्रों की शुद्ध गणना की थी, और उसको उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का समय था तो जी मोहम्मद शाही के नाम से उसको लिखा था, और बाद में 1733 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है मथुरा वेधशाला। जयपुर वेधशाला में सबसे बड़ी घड़ी भी पड़ी है, उसे सम्राट घड़ी कहते हैं, सम्राट घड़ी। मथुरा वेधशाला ये खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एक है उज्जैन वेधशाला, वाराणसी वेधशाला। जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में जयबाण नामक की तोप है, ये सबसे बड़ी एशिया की एक पहिए पर खड़ी हुई तोप है। इसका वजन 50 टन है और इसमें 50 किलो का गोला लगता है। कहते हैं जब इसका परीक्षण किया गया था तो इसका जो गोला था ना वो चाकसू में जाके गिरा, वहां पर गोलाय नाम का एक तालाब बन गया। अब सोच सकते हैं सवाई राजा जयसिंह जी के दिमाग में क्या था, कितने निर्माण की जो एक चाहत थी भी कुछ भी नया करने का, या फिर जो फ्यूचर में इस चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ये चीज उन्हें पहले ही पता था। मुझे तो लगता है नक्षत्रों के ज्ञान तो छोड़ो, वो तो कुछ ज्योतिषी थे, उनको पता था जैसे पहले सब कुछ
इन चीजों की जरूरत आगे पड़ेगी। सवाई जयसिंह जी ने अपने अंतिम समय में कुछ उत्तेजक दवाओं का यूज किया था, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 1743 ईस्वी में। बेहद कूटनीतिज्ञ और इतने ज्ञाता होने के बावजूद भी उन्होंने जो गलतियां की थी उसमें से एक तो ये थी कि उन्होंने महाराणा से वचन दिया था कि वो चंद्रकमणी से उत्पन्न हुए पुत्र को ही अगला उत्तराधिकारी बनाएंगे जबकि इनकी एक पत्नी थी सूरज कंवरी, उनसे जो पुत्र की जो उनके पुत्र का जन्म हुआ था वो 1722 ईस्वी में हो चुका था, ईश्वर सिंह का। जबकि चंद्रकमर के पुत्र का जन्म, जिनका नाम माधव सिंह रखा गया था, 1727 ईस्वी में हुआ था। माधव सिंह। अब इनके जन्म के साथ ही उत्तराधिकारी युद्ध की तो नींव डल ही चुकी थी। और दूसरी गलती ये थी कि बूंदी में जिन्होंने हस्तक्षेप किया था मराठाओं के साथ, उससे मराठाओं का आगमन राजस्थान में निश्चित हो चुका था।